ऑडियो वीडियो क्लियर होगा? ठीक है, एक बार कंफर्म कर दीजिए ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं। चले, तो आई थिंक ऑडियो और वीडियो क्लियर है। तो लास्ट सेशन में हम बात कर रहे थे आपके ज्योमेट्रिक डिजाइन के बारे में। गुड इवनिंग। चलिए, लास्ट सेशन से कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इस सेशन में हम आपका जो ज्योमेट्रिक डिजाइन है उसको खत्म करेंगे, ठीक है। और इसके बाद आपके मोस्ट प्रॉब्ली 2 सेशन और होंगे, 2 या मैक्सिमम 3, जिसमें हम फिर हाईवे को खत्म कर लेंगे, ठीक है। जो आपका ज्योमेट्रिक डिजाइन था वो थोड़ा सा बड़ा था, इसलिए हमें थोड़ा टाइम लग रहा है। तो इस सेशन में आपका जो ज्योमेट्रिक डिजाइन है उसको हम वाइंड अप कर लेंगे। शुरुआत करते हैं आपके क्वेश्चन से। लास्ट सेशन में हमने सुपर एलिवेशन के बारे में पढ़ा था, है ना। तो सुपर एलिवेशन में हमने 2 कंडीशन देखी थी। एक आपकी, गुड इवनिंग, एक हमने आपके बात की थी जब आपको कुछ भी गिवन ना हो, डिजाइन क्राइटेरिया या मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशन या डिजाइन स्पीड नहीं गिवन है, तो डायरेक्ट आप फॉर्मुला लगाते हो E प्लस एफ इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 इंटू आर। लेकिन अगर आपको डिजाइन क्राइटेरिया के हिसाब से या फिर मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशन दी होती है या फिर डिजाइन स्पीड दी होती है, तो उस कंडीशन पर जो आपका सुपर एलिवेशन का फॉर्मुला होता है, आप क्या करते हो, जो आपकी वेलोसिटी होती है उसको 75% से कम करके इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन 225 डिवाइडेड बाय आर यूज करके सुपर एलिवेशन निकालते हो। तो यहां पर अगर आप क्वेश्चन ध्यान से देखोगे तो यहां पर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है डिजाइन। तो यहां पर कौन सा फॉर्मुला हमें यूज करना चाहिए? अगर क्वेश्चन में हमसे डिजाइन के लिए बोल रहा है तो कौन सा फॉर्मुला हम यहां पर यूज करेंगे, बताएं। यहां पर हम फॉर्मुला यूज करेंगे आपका E इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन 225 इंटू आर, यही फॉर्मुला यूज करेंगे, है ना। तो कैलकुलेट कर लीजिए। अगर यहां से आप E कैलकुलेट करोगे तो 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 225 इंटू 500 क्या आएगा? एक बार इसको जल्दी से मुझे कैलकुलेट करके बताइए, क्या आएगा ये E? 0.07 से ज्यादा आ रहा है क्या ये? बताएं क्या आ रहा है ये? 0.08 आ रहा है ना, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि E इज ग्रेटर देन ई मैक्स। ई जो है वो आपका ई मैक्स से बड़ा है, 0.88 आ रहा है, ठीक है। तो ई जो है आपका ई मैक्स कितना हो सकता है? जब तक आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है कोई दूसरी कंडीशन, तो हम रोलिंग या प्लेन कंडीशन ही कंसीडर करेंगे और ई मैक्स की वैल्यू आप मैक्सिमम 7% लेकर चलोगे, है ना। तो अब यहां पर जो ई है वो ई मैक्स से ज्यादा आ गया है, तो हम स्टेप नंबर 2 पे जाएंगे। स्टेप 2 में क्या था हमारा, ये हमारा स्टेप 1 है। स्टेप 2 में हम देखेंगे कि जो ई मैक्स की वैल्यू अगर हम प्रोवाइड करते हैं तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आ रही है। तो फॉर्मुला हम यूज करेंगे E प्लस एफ इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन 127 इंटू आर। अब यहां पर E आप फिक्स कर दोगे कितना, 0.07 प्लस एफ इक्वल्स टू वी आपको कितना दिया हुआ है 100, 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 127 इंटू 500। यहां से एफ कैलकुलेट करेंगे, एफ कितना आ रहा है, एफ कितना आ रहा है? ठीक है, ये आप कैलकुलेट करोगे 7%, और जब आपके अगर ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आता है तो आपको इसके आगे नहीं भी सॉल्व करना है। लेकिन मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि एक्चुअल में सीधे आप 7% प्रोवाइड नहीं कर सकते, आपको फ्रिक्शन को भी चेक करना पड़ता है कि वो आपकी परमिसिबल वैल्यू के अंडर है कि नहीं है। अगर वो परमिसिबल वैल्यू के अंडर में है तब आप इसको प्रोवाइड कर सकते हो, अदरवाइज आपको जो डिजाइन स्पीड है उसको रिस्ट्रिक्ट करना होता है, ठीक है। तो अगर आपका फ्रिक्शन 0.15 आ रहा है तो हम बोल सकते हैं कि जो आपका एफ है वो एफ परमिसिबल के अंदर है, तो हम यहां पर प्रोवाइड कर देंगे क्या, आपका ईमैक्स, ठीक है। फ्रिक्शन आपका 0.087 आ रहा है, ये भी सेम आ रहा है क्या? तो ये आपका 0.15 से कम है, ठीक है, क्लियर है ये। तो यहां पर हम ईमैक्स प्रोवाइड कर देंगे। अगर ये वैल्यू आपकी 0.15 से ज्यादा आती तो फिर आप क्या निकालते, वी अलाउबल निकालते,
जो कि आपका हो जाता है E प्लस एफ डिवाइडेड बाय 127 इंटू आर का अंडर रूट। क्लियर है? तो यहां पर आंसर क्या होगा आपका 0.07 या फिर 7%। कोई डाउट है इसमें? क्लियर है? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कोई भी एग्जामिनेशन हो आपका। फिर हमने आपका बात की थी रेडियस ऑफ कर्व के बारे में ना, तो ये भी आप एक बार फिर से देख लीजिए। रेडियस ऑफ कर्व आप समझते होंगे, जैसे मान लीजिए आप इस तरीके से कर्व को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप ये देख रहे होगे सर्कल का एक पार्ट है, तो एक इसका ऑरिजिन भी होगा, ऑरिजिन से लेकर जो आपका सर्कल तक का डिस्टेंस है वही आता है, यहां पर आपका रेडियस ऑफ कर्व हो जाता है। तो रेडियस ऑफ कर्व भी आप निकाल सकते हो वी स्क्वायर अपॉन 127 इंटू आर इक्वल्स टू ई प्लस एफ वाली इक्वेशन से, इसको आप आर के रिस्पेक्ट में लिख सकते हो। तो ये हो जाता है आपका एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस या फिर रेडियस ऑफ कर्व। चलिए, अब इस सेशन में हम बात करने वाले हैं आपके एक्स्ट्रा वाइडनिंग, है ना, ये हमारा मेन टॉपिक है आज का जो हम इस सेशन में शुरू करेंगे। इसके पहले की चीजें हम देख चुके थे। तो अगर एक्स्ट्रा वाइडनिंग के बारे में हम बात करें तो बेसिकली इससे जो क्वेश्चन है काफी ज्यादा फ्रेम होते हैं आपके एग्जामिनेशन में, है ना, यानी कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब बात आती है कि एक्स्ट्रा वाइडनिंग होता क्या है। एक्स्ट्रा वाइडनिंग का मतलब होता है कि जब आपका कर्व आता है ना, तो कर्व के केस में आप क्या करते हो कि आपकी जो रोड की विड्थ है उसको इंक्रीज कर देते हो, और यही इंक्रीमेंट ऑफ रोड विड्थ को ही हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा वाइडनिंग बोलते हैं। क्लियर है? तो जैसे ही आपका क्या आता है, जैसे ही आपका कर्व आता है, उस कंडीशन पर जो आप रोड की विड्थ को इंक्रीज कर देते हैं उसी को हम एक्स्ट्रा वाइडनिंग बोलते हैं। अब सेकंड है, हाँ, अगर 0.07 से कम आता है इस पर्टिकुलर केस में तो फिर उसी को कंसीडर करते हैं ना। तो सेकंड अपना आप ये आता है कि मेनली एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड करने का मकसद क्या है ना, ये आप देख पा रहे होगे, एक्स्ट्रा वाइडनिंग आपको दिख रहा होगा, इस तरीके से आप एक्स्ट्रा वाइडनिंग को प्रोवाइड करते हो, है ना। ये आपका ट्रांजिशन कर्व जहां से शुरू हुआ है, वहां से आपने रोड को वाइडन करना शुरू किया, और ये आपने रोड को वाइडन कर दिया दोनों तरफ से। ये आपका जो ये वाला पार्ट है, यही आपकी एक्स्ट्रा वाइडनिंग है। अब क्वेश्चन जो अराइज होता है हमारे दिमाग में वो ये होता है कि एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड करने की जरूरत क्यों पड़ी हमें, है ना। तो इसके कुछ हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है ऑफ ट्रैकिंग को अवॉइड करना। मेनली क्या होता है कि आप इस तरीके से गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, जब आप कर्व पे जाओगे तो आपका एक्सल जो होता है, गाड़ी का जो एक्सल है वो तो फिक्स रहेगा, है ना, इस तरीके से एक्सल होता है, एक ऐसे और एक ऐसे, यहाँ पे दो चक्के लगे रहते हैं, यहाँ पे दो चक्के रहते हैं। तो जब आप कर्व पे जाओगे तो जो पीछे वाला व्हील है, पीछे वाला, क्योंकि आपका जो एक्सल है वो तो रिजिड है, ऐसा तो नहीं है कि वो ऐसे कर्व बन जाएगा, इस तरीके से कर्व तो बनेगा नहीं। जब आप घुमाओगे तो जो पीछे वाला व्हील है, ये मान लीजिए रोड है, ये रोड के बाहर चला जाएगा, पीछे वाला व्हील जो है वो रोड के बाहर चला जाएगा। तो उस कंडीशन पर आपकी जो गाड़ी है वो रोड के नीचे उतर सकती है। तो इसको काउंटरएक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, आपका एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड करते हैं, है ना। ये आपकी गाड़ी जा रही है, एकदम से जब आप मुड़ोगे तो यहाँ मान लीजिए यहाँ तक रोड है, जैसे ही आप मुड़ोगे तो ये वाला जो पीछे वाला पार्ट है वो रोड के बाहर चला जाएगा, और इसको बचाने के लिए हम पहला जो है वो एक्स्ट्रा वाइडनिंग को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो आपकी ट्रांसवर्स डायरेक्शन पर स्किडिंग हो रही होती है उसको भी काउंटरएक्ट करने के लिए आप एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड करते हो। इसके अलावा आपका जो कर्व है, क्योंकि कर्व में अगर विजिबिलिटी अच्छी नहीं होगी तो कोलिजन के चांसेस हो सकते हैं, तो विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए भी हम एक्स्ट्रा वाइडनिंग को प्रोवाइड करते हैं। और लास्ट होता है आपका जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट, मतलब क्या होगा कि जैसे मान लीजिए ये आपका व्हीकल है और ये आपके सामने वाला व्हीकल है, इसको अगर आप ओवरटेक करते हो तो हमेशा आप इसको थोड़ा सा ये बीच में गैप बनाकर ओवरटेक करोगे, बिल्कुल चिपका के ओवरटेक नहीं कर लोगे। तो जब भी आप ओवरटेक कर रहे हो तो आपके और जिस व्हीकल को आप ओवरटेक कर रहे हो उसके बीच में थोड़ा सा गैप बना रहे, इस कंडीशन के लिए भी हम ये वाइडनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो ये आपकी साइकोलॉजिकल वाइडनिंग होती है ना, वैसे तो इसकी जरूरत नहीं है हमें, लेकिन आप किसी भी गाड़ी से चिपका के बिल्कुल नहीं निकाल सकते, तो उस कंडीशन पे भी थोड़ा सा आप उसके दूर रहोगे तो वो आपका साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो जाता है, इसलिए इसको आप साइकोलॉजिकल वाइडनिंग बोलते हो। तो जो आपकी एक्स्ट्रा वाइडनिंग होती है वो कॉम्बिनेशन होती है किसकी किसकी, एक्स्ट्रा वाइडनिंग जो है वो आपकी कॉम्बिनेशन होती है मैकेनिकल वाइडनिंग प्लस साइकोलॉजिकल वाइडनिंग का, है ना। क्लियर है ये? अब यहां पे सबसे ज्यादा गलती जो होती है वो ये होती है कि मैकेनिकल वाइडनिंग क्या होता है आपका, मैकेनिकल वाइडनिंग क्या होता है, एन एल स्क्वायर अपॉन आर, है ना, ये हमें पता है। मैकेनिकल वाइडनिंग क्या होता है आपका, एन एल स्क्वायर अपॉन आर। ऑफ ट्रैकिंग क्या होता है, ऑफ ट्रैकिंग क्या होता है, ये हमारी क्या है, मैकेनिकल वाइडनिंग एन एल स्क्वायर अपॉन 2 आर। ऑफ ट्रैकिंग क्या होता है, ऑफ ट्रैकिंग क्या होगा, ऑफ ट्रैकिंग होता है आपका एल स्क्वायर अपॉन 2 आर। तो ये दोनों चीजें क्या है, डिफरेंट है ना, ये दोनों चीजें आपकी डिफरेंट है। वो साइकोलॉजिकल वाइडनिंग होता है वी अपॉन 9.5 रूट आर, है ना, वो अलग है, ठीक है।
ये मैं बता रहा हूं कि ऑफ ट्रैकिंग और मैकेनिकल वाइंडिंग अलग अलग है। मतलब ऑफ ट्रैकिंग के फॉर्मूले में एन नहीं आता है, क्योंकि यहां पर हम सिर्फ एक साइड की रोड को देख रहे हैं। जब पूरा दोनों साइड ऑफ ट्रैकिंग देखने लगते हैं, सारी जितनी हमारी रोड है उनकी सारी लेन्स को ऑफ ट्रैकिंग देखने लगते हैं, तो वो फिर आपकी मैकेनिकल वाइंडिंग बन जाता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट आपको यहां पर याद रखना है। क्लियर है? अब यहां पर एन क्या होता है? आपका नंबर ऑफ लेन, यानी कितने लेन्स की आप बात कर रहे हो, 2 लेन, 4 लेन, 8 लेन, 10 लेन। आर आपका रेडियस ऑफ कर्व है, और जो आपका एल है वो है आपका लेंथ ऑफ व्हील बेस। अगर क्वेश्चन में आपको लेंथ ऑफ व्हील बेस गिवन नहीं है, तो उस कंडीशन पर आप एल की वैल्यू को 6 मीटर अज्यूम करके क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। क्लियर है ये? इसमें कोई डाउट है क्या वाइंडिंग में? एक और डाउट आता है यहां पर, है ना, यहां पर हम v की वैल्यू कैसे रखें? ऑफ ट्रैकिंग ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जब आप व्हीकल मुड़ रहा है ना, तो कितना व्हीकल बाहर जाएगा, कितना ऑफ ट्रैक करेगा। देखो क्या हो रहा है, ये आपका लेंथ ऑफ व्हील बेस है। मान लीजिए जब ये मुड़ेगा ना व्हीकल, तो ये जो है, ये जो बाहर की तरफ चला जाएगा रोड के, तो यही आपकी ऑफ ट्रैकिंग है कि जो आपका व्हीकल कितना बाहर की तरफ जा रहा है मुड़ते वक्त, है ना। यूज थोड़ी ना होगा वो, यूज होता है आपके जो आप एक्स्ट्रा वाइंडिंग कर रहे हो उसको डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक चीज और मैं आपको यहां बता रहा था जो कंफ्यूजन होता है हमें, कई बार क्या हो जाता है एग्जामिनेशन में, हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि यहाँ पर वी किस में रखना है, मीटर पर सेकंड में रखना है या फिर किलोमीटर पर आवर में रखना है। तो जो भी आपको वी दिया है 80, 100, 120 किलोमीटर में, डायरेक्टली आपको वी की वैल्यू को यहाँ पर पुट करना है। इसको जब आप चेंज करते हो, इसको जब आप चेंज करते हो, तो अल्टीमेटली क्या होता है, इसको जब आप चेंज करोगे मतलब मीटर पर सेकंड में, तो ये फॉर्मूला आपका आता है। तो इसलिए आपको डायरेक्टली यहां पर जो वी की वैल्यू है वो किलोमीटर पर आवर में पुट करनी है। ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखेंगे। देन आर की वैल्यू अगर 300 से ज्यादा है, अगर आपका जो रेडियस ऑफ कर्व है वो 300 से ज्यादा है, उस कंडीशन पर आपको एक्स्ट्रा वाइंडिंग प्रोवाइड नहीं करनी होती है। आर की वैल्यू अगर आपकी 300 से ज्यादा है, उस कंडीशन पर आपको एक्स्ट्रा वाइंडिंग प्रोवाइड नहीं करनी होती है। लेकिन अगर आपकी आर की वैल्यू 50 से लेकर 300 के बीच है, तो इस कंडीशन पर आपको एक साइड, यानी मान लीजिए दो रोड है इस तरीके से, किसी भी एक साइड आप एक्स्ट्रा वाइंडिंग प्रोवाइड करते हो। ठीक है, सॉरी, प्रोवाइड एक्स्ट्रा वाइंडिंग ऑन बोथ साइड, है ना। इस कंडीशन पर आप दोनों साइड प्रोवाइड करते हो। और जब आर की वैल्यू 50 से कम है, तो सिर्फ आप इनर एज के साइड पे एक्स्ट्रा वाइंडिंग को प्रोवाइड करते हो। तो ये पॉइंट भी आपको यहां पर याद रखना है। क्लियर है? 300 ज्यादा है तो प्रोवाइड नहीं करना, 50 से लेकर 300 है तो दोनों साइड प्रोवाइड करना है, और 50 से कम है, अगर रोड की जो रेडियस है वो 50 से भी कम है, तो फिर एक ही साइड आपको एक्स्ट्रा वाइंडिंग प्रोवाइड करना है, वो भी इनर एज पे। चलें, इस क्वेश्चन से सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाएंगे। सॉल्व करें इसको। फाइंड द टोटल विड्थ ऑफ पेमेंट ऑन अ हॉरिजॉन्टल कर्व फॉर न्यू नेशनल हाईवे टू बी अलोइंग along a rolling terrain with ruling minimum radius given गिवन स्पीड आपको दी है 80 के एमपीएच। ठीक है, पेमेंट विड्थ आपको दी हुई है, नंबर ऑफ लेन्स दिया हुआ है, व्हील बेस दिया हुआ है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन दिया हुआ है, और स्किडर डिस्टेंस दिया हुआ है ना। सारी चीजें गिवन है आपको यहाँ पर। तो क्या करेंगे हम सबसे पहले, क्या पूछ रहा है यहाँ पर, टोटल विड्थ पूछ रहा है ना। पहली चीज यहाँ पर ध्यान देंगे, क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमसे, टोटल विड्थ। ठीक, चले शुरू करते हैं। एक्स्ट्रा वाइंडिंग प्रोवाइड करनी है हमें, मतलब एक्स्ट्रा वाइंडिंग निकालनी पड़ेगी पहले तो। ये आपकी क्या हो जाती है, W मैकेनिकल प्लस W साइकोलॉजिकल। ठीक, मैकेनिकल क्या हो जाती है आपकी, एन एल स्क्वायर अपॉन 2R प्लस V अपॉन 9.5 रूट ऑफ R। ठीक है, बताएं नंबर ऑफ लेन्स कितनी दी है हमें, 2, तो 2। लेंथ ऑफ व्हील बेस हमें कितना दिया है, 6, 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू R क्या है आपका, R कितना गिवन है हमें यहाँ पर, R आपको यहाँ पर गिवन नहीं है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, R फाइंड करना पड़ेगा, है ना। R गिवन नहीं है हमें क्वेश्चन में। ठीक है, तो पहले आप R कैलकुलेट करें, R कितना आएगा, 0.22 इक्वल्स टू 80 का स्क्वायर अपॉन 127 इंटू आर। यहां से पहले आर बता दीजिए क्या आ रहा है, आर बताएं क्या आ रहा है।
बताएं आर क्या आ रहा है? 229। ठीक है, तो यहाँ से आपके क्या आ जाएगी, एक्स्ट्रा वाइंडिंग आएगी। एक्स्ट्रा वाइंडिंग कितनी आएगी? यहाँ से अगर हम एक्स्ट्रा वाइंडिंग कैलकुलेट करते हैं तो कितनी आएगी? फोर्टी 4.67। तो बहुत ज्यादा आ रही है, एक बार फिर से चेक करिए। इतना पॉसिबल नहीं है ना, इतनी तो रोड 44, आप खुद सोचो 44 मीटर आपकी रोड की विड्थ थी, 7 मीटर है, तो 44 मीटर कितनी बड़ी रोड कर दी आपने? बताएं, संभव है 44? नहीं है संभव। 0.713 है ना। यही मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ कि जब भी आप कोई आंसर बता रहे हैं तो थोड़ा सा उसको ये भी चेक करें कि प्रैक्टिकली वो चीज पॉसिबल है कि नहीं है ना। जैसे अगर आप एसएसडी कैलकुलेट कर रहे हो, तो अगर आपका एसएसडी 1000 या 2000 आ रहा है मीटर, है ना, तो पॉसिबल नहीं है। आपको पता है कि एसएसडी जो होगा वो 100 से 200 के बीच होना चाहिए। इसी तरीके से जब आप ओएसडी कैलकुलेट कर रहे हो तो ओएसडी भी आपका 500 से 700 के बीच होता है ना। तो ये आपको दिमाग में रखना है, हर सब्जेक्ट में आपको ये दिमाग में रखना है कि जो प्रैक्टिकल है वो वैल्यू कहां तक हो सकती है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर आंसर क्या होगा, मुझे आप फाइनल आंसर बताएं क्या होगा? 0.713 मीटर आंसर होगा हमारा। हाँ, 225 अप्रॉक्स कर लो, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो, है ना। आसपास का आंसर मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव में आता है तो 225 को करके ही, कंसीडर करके ही सॉल्व करना। ठीक है, फाइनल आंसर बताएं मुझे जल्दी से, क्या होगा? यही होगा क्या? यही होगा? जल्दी बताएं, हाँ या ना तो बोले। क्या होगा आपका? 7.713, है ना। यही चीज आपको याद रखनी है या ध्यान देना है कि जब भी आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, पहले आपको ये चेक करना है ना। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था? क्वेश्चन में हमसे टोटल विड्थ पूछा था, है ना। तो हमें सिर्फ एक्स्ट्रा वाइंडिंग कैलकुलेट नहीं करना है, हमें टोटल विड्थ बताना है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है ना। अभी तो शायद आपका इतना कॉन्सेप्ट ये सब चीजों में चेक नहीं होगा, लेकिन मेंस में सारी चीजें आपके बहुत काम आएंगी। ठीक है, चलें शुरुआत करते हैं, इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक्स्ट्रा वाइंडिंग के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, काफी क्वेश्चन इससे बनते हैं। ठीक है, पहला ये क्वेश्चन आपका कैम्बर का है ना। ये क्वेश्चन मैं आपको बताना चाह रहा था, तब मैं बता नहीं पाया था। बताएं इसका आंसर क्या होगा? व्हाट इज द क्राउन हाइट? आपको क्या निकालना है? क्राउन हाइट निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एजेस ऑफ द ages to be provided in case of state highway of bituminous concrete pavement of width 7.0 and very high rainfall. बताएं। ठीक है, W/2n बिल्कुल सही है। फिर n की वैल्यू क्या होगी? n की वैल्यू क्या होगी? क्या बोल रहा है हमसे? बिटुनस पेवमेंट ऑफ वेरी हाई रेनफॉल। बिटुमिनस पेवमेंट में जो आपकी हाई, बिटुमिनस कॉन्क्रीट पेवमेंट है, वेरी हाई रेनफॉल में क्या होता है आपका? क्या होता है? 7, ये आपका y क्या हो जाएगा? 7/2 n की वैल्यू बताएं मुझे। 50, है ना। 2.5, पहला हमारा कहां शुरू होता है? 1.7, देन आपका 2, मतलब 2 से शुरू होता है ना।
तो ये बिटुमिनस हाई तो पहला ही वाला केस % होगा, 50 होगा, तो यहाँ पर 50 रख दो, तो 7/100 ये आएगा आपका 0.11। ठीक है, क्लियर है ये? 0.07 आएगा, हाँ ये तो 0.07 आएगा आपका, देखें 0.07 आएगा ये। ठीक है, what is the mechanical widening required for a pavement of width 7 meter on a horizontal curve of radius 490 if the longest wheelbase of the vehicle expected on the road is 7 meter? देखिए हमने पढ़ा था कैम्बर, जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था सबसे पहले कंक्रीट और हाई बिटुमिनस पेवमेंट। ठीक है, देन हमने इस बात की थी किसके बारे में, कंक्रीट और हाई बिटुमिनस पेवमेंट। ठीक है, ये आपने सॉल्व कर लिया। उसके बाद हमारा मीडियम बिटुमिन था या लो बिटुमिन था, है ना, तो सेकंड था हमारा बिटुमिन पेवमेंट। देन हमारा ग्रेवल या फिर WBM या फिर आपकी ग्रेवल, और लास्ट थी हमारी अर्दन पेवमेंट। ये 4 तरीके की पेवमेंट के बारे में हम बात करते हैं। अब 2 कंडीशन होती है, एक हमारी हाई रेनफॉल की कंडीशन होती है और एक हमारी लो रेनफॉल की कंडीशन होती है। ठीक है, एक हमारी हाई रेनफॉल होती है और एक हमारी लो रेनफॉल होती है। इसको आप शुरू करें यहाँ पे लो और यहाँ पर हाई। ठीक है, ये हम 1.7% से शुरू करते हैं, ये आपका हाई में 2% होता है, तो 2% होगा यहाँ पर, तो 2% क्या आएगा, 2/100, वो क्या हो गया आपका 1/50। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पर आपने एन की वैल्यू डायरेक्ट 50 रख दी। ठीक है, ठीक है, ट्राइंगल बना के भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये आपका कितना हो जाएगा, 3.5 मीटर। ये आपको निकालना है। ठीक है, पर ये ट्राइंगल बना के आपका लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। WBM कहाँ लिया हमने, हमने बिटुमिनस कॉन्क्रीट पेमेंट लिया ना, 2% होता है हाई रेनफॉल के लिए उसके कैम्बर की वैल्यू। अगर 2% को आप एन के रिस्पेक्ट में लिखते हो तो 2/100 यानी कि 1/50 होगा। ठीक है, चलिए ये बताएं। ठीक है, याद रखिएगा, है ना, वो चार्ट आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी मैंने आपको बताया, मैंने ट्रिक बताई थी आपको। 2%, 1.7%, फिर यहाँ आए 2%, 2.5%, फिर आए 2.5%, 3%, 3% और 4%। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। क्या होगा, ये आपका n² / 2r। तो n की वैल्यू आपको कितनी दी है यहाँ पर, n की वैल्यू क्या दी हुई है, n की वैल्यू आपको 1 ही दी होगी, है ना, n की यहाँ पे वैल्यू कुछ नहीं दिया हमें। l आपको कितना दिया, लेंथ ऑफ व्हील बेस 7 का स्क्वायर। हाँ, ये इससे क्वेश्चन बनते हैं, आप कैम्बर आप प्रीवियस ईयर उठा के देखिएगा, अलग अलग एग्जामिनेशन के कैम्बर से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। इसके भी ये वाला अगर आप बोल रहे हो तो इससे भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं, है ना। ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं एक्स्ट्रा वाइडनिंग, छोटा सा टॉपिक है, पर इतने क्वेश्चन इससे आए हुए हैं। तो अगर आप ज्योमेट्रिक डिजाइन में आप देखोगे सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो आपको इसी से देखने को मिलेंगे, ऑफ ट्रैकिंग, साइकोलॉजिकल वाइडनिंग, आपका मैकेनिकल वाइडनिंग, इन्हीं से क्वेश्चन भरे हुए हैं।
तो क्या होगा ये आपका 7 का स्क्वायर 2 इंटू आपका 490 है ना। इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा आपका 0.1। इसमें लेकिन आपको क्या निकालना है, इसमें देखिए यहाँ पर ऑफ ट्रैकिंग निकालना है। ठीक है, यहाँ पर हमसे ऑफ ट्रैकिंग निकालने के लिए बोला था, यहाँ पे हमसे मैकेनिकल वाइडनिंग निकालने बोला। ठीक है, बताएं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ट्रैकिंग व्हाइल व्हीकल इज नेगोशिएटिंग अ कर्व ऑफ रेडियस। ऑफ ट्रैकिंग क्या होता है आपका, हाईवे पे। देखिए अभी हाईवे आपके एसएससी में नया सब्जेक्ट है ना, तो हर तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन जो हाईवे में बनते हैं वो फॉर्मूला बेस्ड बनते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन। ठीक है, आप बोल सकते हो 60% से ज्यादा क्वेश्चन आपके फॉर्मुला बेस्ड ही होते हैं, डायरेक्ट आप फॉर्मुले पुट करो आंसर। 40% क्वेश्चन आपके थ्योरेटिकल भी होते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो आपके ज्यादातर बनते हैं वो आपके बिटुमिन और जो आपका एग्रीगेट होता है वहां से बनते हैं। ठीक है, वहां से आपका एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन फिक्स होता है। उसके अलावा जो आपका आइडियल शेप्स होते हैं, ट्रांजिशन कर्व का आइडियल शेप, वैली कर्व का, समिट कर्व का, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। आपकी छोटी छोटी जो वैल्यू होती है, म्यू की वैल्यू क्या होगी, शोल्डर की वैल्यू क्या हो सकती है, डिजायरेबल क्या होती है, मिनिमम क्या होती है, इसके अलावा आपका छोटे छोटे जो फॉर्मुले इन पे ही क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो ज्यादातर आपके फॉर्मुला बेस यहाँ पर ज्यादा रहता है। ऑफ ट्रैकिंग अगर पूछेगा तो वेट 7 मीटर देगा तो वी एन क्या होता है, एल स्क्वायर अपॉन 2 आर। यहाँ पे तो वी आते ही नहीं है ना, तो एल आपको दिया है 7.0, नहीं दिया हो तो 6 ले लेते। 49 डिवाइडेड बाई 80, 0.61। ठीक है, ऑफ ट्रैकिंग में एन नहीं आता ना, यही तो मैं आपको बता रहा था इतनी देर से। ऑफ ट्रैकिंग में एन नहीं आता आपका। ये देखो, जो ऑफ ट्रैकिंग होता है उसमें एल स्क्वायर अपॉन 2 आर होता है। जो आपकी मैकेनिकल वाइडनिंग होती है उसमें आपका एन एल स्क्वायर अपॉन 2 आर होता है। लेकिन अगर एन की वैल्यू दी नहीं है तो कैसे रखेंगे, अपने से थोड़ी रख देंगे, तो एन की वैल्यू फिर 1 ले लेंगे, तो फिर आपका ऑफ ट्रैकिंग और जो मैकेनिकल वाइडनिंग है वो बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है अभी। ऑफ ट्रैकिंग जैसे कि मैं बता रहा हूँ, आपका ये व्हीकल जा रहा है, ठीक है, ये आपका कर्व आया। अब आपका जो व्हीकल का टेंडम एक्सल, मतलब जो आपका एक्सल होता है वो तो रिजिड स्ट्रेट लाइन होगा। तो जब आप अपनी गाड़ी को कर्व पे मोड़ते हो तो आपका जो पीछे वाला पाथ है व्हीकल का वो बाहर की तरफ जाता है ना। तो क्या होता है कि मान लीजिए रोड है, ठीक है, ये मान लीजिए, इसको ऐसे समझिए आप, ये आपकी रोड है, यहां पर आपका क्या था, इस तरीके से व्हीकल था। जब आप इसको रोटेट मोड़ने की कोशिश करोगे तो ये जो पीछे वाला आपका एक्सल है ये जो रोड के बाहर चला जाता है, जो पीछे वाला टायर ये रोड के बाहर चला जाता है मोड़ते वक्त, उसको हम ऑफ ट्रैकिंग बोलते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा आपका, बी अपॉन 9.5 रूट ऑफ आर। ठीक, if v is the velocity of a moving vehicle, r is the radius of the curve and g is the acceleration due to gravity, w is the width of carriageway, the super elevation is, क्या होगी सुपर एलिवेशन। क्लियर है नहीं, ठीक है, डब्ल्यू वी स्क्वायर अपॉन जी आर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। द रियर व्हील डू नॉट फॉलो द सेम पाथ एज दैट ऑफ द फ्रंट व्हील, यही होता है आपका ऑफ ट्रैकिंग, है ना, यही पूछ रहे थे आप। फ्रंट व्हील आगे निकल जाता है और रेयर व्हील आपका पीछे रह जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस तरीके से आपका अगर मोड़ जब आता है तो रेयर व्हील आपका बाहर निकल जाता है जो रोड के, या आपका जो रेयर व्हील है बाहर निकल जाता है रोड के, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपका ऑफ ट्रैकिंग बोलते हैं।
कैलकुलेट द एक्स्ट्रा वाइडनिंग required pavement of width 7 meter on a horizontal curve of radius 200 meter if the longest wheelbase of vehicle expected on the road is 6.5, design speed is 65 kmph. एक्स्ट्रा वाइडनिंग कैलकुलेट करना है आपको यहाँ पर। बताएं। जीरो पॉइंट 7.2 आ रही है या 0.69 आ रहा है, दोनों ऑप्शन में है। चेक कर लो एक बार। 0.695 आ रहा है। देखो आगे आप अगर 2-3 क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किए उसको अगर आप थोड़ा सा आप एनालाइज करोगे तो आप देख रहे हो कि एक्स्ट्रा वाइडनिंग कहाँ के कहाँ तक आ रही है, 0.6 से लेकर 0.7 के बीच आ रही है ना। तो थोड़ा सा आप इसको दिमाग में रख सकते हो कि ये जो वैल्यू आती है लगभग लगभग इतनी आती है ना। तो आपको हाँ एल आप 6 लोगे, 6.5 लोगे। 6.5 लोगे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही होगा। ये आपके एसएससी ने पूछा था, व्हीकल हैज व्हील बेस of 5.5, what is the off tracking negotiation of a curved path with mean radius of 31.5, take width of pavement as 3.5। देखो इसको आप क्या कर सकते हो, खैर ईएससी में आपका कैलकुलेटर अलाउड होता है, जो ये क्वेश्चन ईएससी में आया था। तो 65 डिवाइडेड बाय 9.5, इसको आप लिख सकते हो 10 का स्क्वायर इंटू 2, तो ये आ जाएगा आपका 10√2। 10√2 क्या होता है, √2 की वैल्यू आपको पता ही है 1.414, 10 इंटू 1.414 यानी 14.1। इस तरीके से आपको सॉल्व इसको करना पड़ेगा। ठीक है, एन कहाँ दिया आपको यहाँ पर, एन कहाँ दिया है बताएं। यहाँ पर आपको क्या निकालना है, ऑफ ट्रैकिंग। हाँ एन आप 2 लोगे, हाँ पेमेंट विड्थ अगर आपके साथ दिया तो एन आपका यहाँ पर 2 होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपका 2 होगा, ये आपका 7 मीटर है। तो ठीक है, पर लेन आपकी एक लेन कितने की होती है, 3.5 की होती है। जीरो 0.073 आ रहा है। ठीक है, इसके पहले भी आप चेक कर लेना, एक जगह और आया था हमारा ना ये, यहाँ भी आपका 2 होगा ना ये। चलिए यहाँ बताएं, यहाँ पे एन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आपका सिर्फ L² अपॉन 2R। ये आपके SSC 2020 में पूछा था।
एन क्या होता है आपका नंबर ऑफ लेन, ठीक है। आपने देखा होगा जब आपने रोड देखी होंगी, इस तरीके से आपको लेन दिखती है। एक जो आपकी विड्थ होती है वो 3.5 होती है एक लेन की, दूसरे लेन की विड्थ आपकी 3.5 होती है, तो ये कितनी लेन हो गई आपकी, 2 लेन हो गई। ये आपका ऑफ ट्रैकिंग है तो यहाँ पर लेन नहीं आएगा। क्या होगा ये आपका एल आपको दिया है 5.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 31.5, ठीक है। बताएं क्या आंसर आ रहा है। जीरो 0.48 है ना। देखो इसमें कोई भी डाउट नहीं रखना, यहाँ पर आप इसको ध्यान रखेंगे, जो आपकी एन की वैल्यू होती है ना वो यहाँ पर आप लिख लो, है ना, तो डाउट खत्म हो जाएगा। ये जो एन होता है ना, एन होता है आपका जो भी आपको विड्थ ऑफ रोड दी है, विड्थ ऑफ रोड डिवाइडेड बाय 3.5, ठीक है। अगर विड्थ ऑफ रोड आपको 7 दी है, 7 को अगर आप 3.5 से डिवाइड करोगे तो एन की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी। तो जैसे जहां जहां आपको विड्थ ऑफ रोड 7 दी है ना, क्या गलती हो जाती है हमसे कि हम ये एन की वैल्यू कंसीडर नहीं करते हैं। तो जैसे यहाँ पर आपको एन दे दिया था, अगर आप यहाँ पर निकालते भी एन की वैल्यू तो एन क्या होता है आपका 7 डिवाइड बाई 3.5 यानी कि 2, ठीक। इधर पे देखो आप, इसके बाद वाले क्वेश्चन में जब हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, इसमें नहीं था, है ना, इसमें नहीं था, यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एन की वैल्यू जो आएगी आपकी वो क्या आएगी, 7 डिवाइड बाई 3.5 यानी 2 आ जाएगा यहाँ पर भी, ठीक है। कैलकुलेट कर लीजिएगा आंसर जो भी आ रहा है। यहाँ पर भी आपका, यहाँ पर आपको ऑफ ट्रैकिंग कैलकुलेट करनी है तो यहाँ पर एन नहीं आएगा। क्लियर है, ठीक है। चलें इसको बताएं। अकॉर्डिंग टू द IRC रिकमेंडेशन व्हाट शैल बी द राउंडेड ऑफ वैल्यू ऑफ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस ऑन अ 2 lane highway for the case in which design speed is 50, time component of overtaking maneuver and for opposing vehicle are 10 second and 7 second respectively. बताएं। हाँ, टेक अगर आपको बोल रहा है विड्थ 3.5, इसका मतलब आपको एन की वैल्यू जो है वो 1 लेनी है। बताएं इसको। देखें, यहाँ पर आपको जो डिजाइन स्पीड दी हुआ है वो कितनी दी है, वीडी आपको 50 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दो स्पीड दी हुई है, टाइम कंपोनेंट फॉर ओवरटेकिंग मैनुअर एंड फॉर अपोजिंग व्हीकल। तो ओवरटेकिंग करने के लिए जो हमें टाइम लगा, यानी आपको D1 और D2 दी हुई है, यहाँ पर ओवरटेकिंग करने के लिए जो आपको वैल्यू लगा वो कितना में लगा, 10 सेकेंड। तो ये
अगर आप टोटल चल रहे हो, यहाँ पर आपका पहला क्या लगता है, हमारा D1 टाइम लगता है ओवरटेकिंग में, फिर हमारा D2 और D3। तो ये वाला डिस्टेंस आपको ट्रेवल करने के लिए टाइम लगा है वो आपको दिया है 10 सेकेंड। मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका पहले इसको मल्टीप्लाई करो किससे, 5/18 से, इसको मल्टीप्लाई कर दो 10 से, तो ये आ गया आपका D1 प्लस D2। उसके बाद आप इसमें प्लस कर दो D3। D3 क्या हो जाएगा आपका 50 इंटू 5/18 इंटू 7। बताएं क्या आ रहा है, क्लियर है ना, 235 आ रहा होगा। समझ में आया ये क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था आपका ये। समझ पा रहे हैं क्वेश्चन क्या बोलने वाला है, देखो क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो यहां पर क्या बोल रहा है, कंपोनेंट फॉर द टाइम कंपोनेंट फॉर ओवरटेकिंग मैन्यूवर। देखो हमने देखा था जब हम ओएसडी पढ़ रहे थे तो टोटल आपके तीन चीजें आपको कैलकुलेट करना पड़ता है यहाँ पर। सबसे पहला आपका जो आपका व्हीकल है, ये मान लीजिए आपका व्हीकल है, तो ये जो आप इस व्हीकल को अगर आपको ओवरटेक करना है तो इसके पीछे पीछे आप चलते हो, वो आपका D1 होता है। फिर आप इसके आगे जाके यहाँ पे जो डिस्टेंस ट्रेवल करते हो ये वाला आपका क्या होता है, D2 होता है। और फिर आपका इधर से जो व्हीकल आ रहा होता है उसके लिए जो आप डिस्टेंस ट्रेवल करते हो वो आपका क्या हो जाता है D3। तो OHD क्या हो जाता है आपका D1 प्लस D2 प्लस D3। ये हमने देखा था OHD क्या होता है आपका D1 प्लस D2 प्लस D3। मैंने आपको बताया था जो D1 और D2 होता है वो हमारा ओवरटेकिंग ऑपरेशन पे डिपेंड करता है ना, इसीलिए हम यहाँ पर क्या लेते हैं, आपके जो D1 और D2 है वहां पर हम ओवरटेकिंग वाला जो ऑपरेशन है उसको परफॉर्म करते हैं। ये जो D3 है ये हमारा ये बताता है कि आपको सामने से जो व्हीकल आ रहा है उसके पहले आपको क्या कर देना है, ओवरटेक कर देना है, ताकि सामने वाले व्हीकल से आप टकराओ नहीं। तो वो आपके सामने वाले व्हीकल पर डिपेंड करता है। तो यहां पर देखो क्या दिया आपको, अपोजिंग व्हीकल, तो यहां पर D3 के रिस्पेक्ट में आपकी बात की है। तो D1 और D2 ट्रेवल करने के लिए जो आपको डिस्टेंस लगेगा, अगर आपकी स्पीड 50 किलोमीटर है तो कितना डिस्टेंस आपको लगेगा, 50 स्पीड आपको दी है और आपको टाइम दिया, डिस्टेंस निकालना, तो स्पीड इंटू टाइम किया, D1 D2 आ गया। और उसके बाद हाँ, अगर अपोजिट साइड से बात नहीं की है तो फिर D1 प्लस D2 लेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर हम वन लेन रोड की बात करते हैं जहां से आपका अपोजिट डायरेक्शन से अगर ट्रैफिक नहीं आ रहा है उस कंडीशन पर D3 को नहीं लिया जाता है। तो यहां पर अपोजिट तरफ से जो व्हीकल आ रहा होगा उसने, जब ये व्हीकल इधर पे ओवरटेक कर रहा होगा तो उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा उसकी बात हम कर रहे हैं, तो वो आपका दिखा रहा है 7 सेकंड उसको टाइम लगा है, स्पीड उसकी भी 50 है। तो 50 इंटू 5/18 इंटू 7। क्लियर है, बताएं अभी भी कोई डाउट है। देखो अगर आप एसएससी के भी क्वेश्चन देख रहे होगे तो जनरली आपके, हाँ दिया है ना क्वेश्चन में, डिजाइन स्पीड आपको 50 दी हुई है, ठीक है। इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है, आप इसमें वी भी मत निकाल देना 50 - 16 करके, है ना, वो सब यहाँ पर नहीं करेंगे हम। जनरली आपका क्या क्या डिस्टेंस उन्होंने ट्रेवल किया यही हमको यहाँ पर बताना है, ठीक है। नहीं इसमें आप कुछ, वो आपसे बात ही नहीं कर रहा ना उस सब के बारे में। जनरली आपसे क्या बोल रहा है, वो आपसे बोल रहा है कि ये आपको यहाँ पर देखो, आपको स्पीड दिया और टाइम दिया है, आपका टोटल ओएसडी है, वो बता रहा है कि आपका ओवरटेक करने के लिए इतना टाइम लगा और वहां से इस व्हीकल को इधर तक आने में इतना टाइम लगा, तो आपका टोटल ओएसडी क्या होगा। बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, मेनली आपका एप्टीट्यूड का क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका हाईवे का क्वेश्चन भी नहीं बोल सकते आप इसको। चले नेक्स्ट बताएं, देखो आप अगर आप एसएससी के भी क्वेश्चन देख रहे हो सारे आपको न्यूमेरिकली दिख रहे होंगे, है ना, मेनली भी आपके एसएससी में भी जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो न्यूमेरिकल ही आ रहे हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं हाईवे से, न्यूमेरिकल ही ज्यादा बनते हैं। अकॉर्डिंग टू आईआरसी रिकमेंडेशन व्हाट शैल बी द राउंडेड ऑफ वैल्यू ऑफ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। अच्छा ये सेम क्वेश्चन हमने कर लिया है ना। चलिए तो यहां पर हमारी बात हो गई किसके बारे में, एक्स्ट्रा वाइडनिंग के बारे में बात हो गई। क्लियर है, यहाँ पे कोई डाउट है एक्स्ट्रा वाइडनिंग में। इसके बाद आता है आपका का,
ये अभी नहीं आया आपको? चलें तो हम थोड़ा पहले चलते हैं, अगर नहीं आया है तो थोड़ा हम शुरुआत से शुरू करते हैं फिर। देखें, ये आपकी गाड़ी है, ठीक है, ये आपको जिसको ओवरटेक करना है वो गाड़ी है, और ये अपोजिट डायरेक्शन से जो गाड़ी आ रही है वो गाड़ी है। ठीक, आपका टास्क क्या है कि आपको इस गाड़ी को ओवरटेक करना है, इधर से आपको इधर पहुंचना है, इस गाड़ी के इधर तक पहुंचने के पहले। तो आपको कम से कम इतना डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक का जब तक डिस्टेंस नहीं दिखेगा तब तक आप इसको ओवरटेक नहीं कर पाओगे। मतलब आपको कम से कम इतना डिस्टेंस दिखना चाहिए ताकि आप इसके पीछे जाके ये डिस्टेंस ट्रेवल करके, ये डिस्टेंस ट्रेवल करके और ये डिस्टेंस ट्रेवल कर लो, इतना डिस्टेंस आपको दिखना चाहिए। तो जब हम रोड डिजाइन करते हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहां पर हम ओएसडी प्रोवाइड कर रहे हैं, कि कम से कम हमारी गाड़ी को इतना डिस्टेंस दिखे कि वो पीछे वाली गाड़ी के थोड़ी देर पीछे चलने के बाद, उसको ओवरटेक करने के बाद वापस अपनी लेन पर आ जाए और सामने से कोई उसके ऑब्स्ट्रक्शन आके भिड़े ना। ये हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब हम ओएसडी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर आपको आपकी गाड़ी वाली आगे वाली गाड़ी को ओवरटेक करना है तो पहले आपको उसके पीछे चलना पड़ेगा थोड़ी देर, उसके बाद आप उसको ओवरटेक करोगे। तो यहां पर आप उसके पीछे जो चलते हो वो D1 होता है। इसके बाद जो उसको आप ओवरटेक करते हो और आगे निकल जाते हो वो आपका पूरा D2 होता है। तो ये पूरा जो आपका इतना पार्ट है ये आपके ओवरटेकिंग ऑपरेशन पर हो गया। यहां तक आपने क्या कर लिया, ओवरटेक कर लिया। ठीक है, पर इतनी दूर से, मतलब इसी देरी पर यहां से जो कोई गाड़ी है वो नहीं आनी चाहिए। तो ये आपका जो अपोजिंग साइड से व्हीकल आ रहा है उस पर डिपेंड करता है आपका D3। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको बोला था कि जो आपको ओवरटेक करने के लिए, यानी जो ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस आपको ट्रेवल करने के लिए 10 सेकंड लग रहे हैं, और इतनी देर में ये वाली जो गाड़ी यहां से यहां तक जो ट्रेवल कर रही है उसको 7 सेकंड लग रहे हैं। ये आपको दिया था टाइम, आपकी स्पीड है 50 किलोमीटर। तो 50 किलोमीटर इंटू 10 सेकंड इंटू 5/18 या 0.278 अगर आप करोगे तो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा, और 7 इंटू 50 इंटू 5/18 अगर आप करोगे तो आपको ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा। दोनों को ऐड करोगे तो आपको एचडी मिल जाएगा। क्लियर है? अब बताएं, अभी भी कोई डाउट है क्या? ये क्वेश्चन आपको बिना कैलकुलेटर के क्यों नहीं बनेगा? ये क्वेश्चन बिना कैलकुलेटर के क्यों नहीं बनेगा? ठीक है, जो भी आए आपका, चाहे थ्योरेटिकल आए चाहे आपका न्यूमेरिकल आए, हम दोनों तरीके से कवर कर रहे हैं ना, जो भी आएगा तो बन जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मतलब नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है ट्रांजिशन कर्व, है ना। मान लीजिए आपको, ऐसे आप जा रहे थे, ये पॉइंट है, अब आपके पास ये आपको बी पॉइंट की तरफ जाना है। तो पहला तरीका हमारे पास क्या है, ये हम जा रहे थे और इस तरीके से हम मुड़ जाएं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? इस तरीके से मुड़ना पॉसिबल है क्या 90 डिग्री पे? बताएं, ऐसे मुड़ना पॉसिबल है क्या? नहीं है, है ना। तो हमें ये जो हमारा, किस तरीके से हम मुड़े फिर? तो हमें क्या करना होता है, यहां पर ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ कर्व करना होता है, ताकि हम स्मूथली क्या हो जाएं, इस वाले पाथ से इस वाले पाथ में ट्रांजिट हो जाएं। और ये जो हम कर्व बनाते हैं इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन कर्व। ठीक है, अब दो क्वेश्चन है मेरे आपसे यहां पर आप मुझे रेडियस बताएं, यहां पर मुझे आप रेडियस बताएं, और यहां पर आप मुझे रेडियस बताएं जो कर्व बन रहे हैं। यहां पर रेडियस क्या होगा, यहां पर रेडियस क्या होगा, यहां पर रेडियस क्या होगा? बताएं, इधर पर रेडियस क्या होगा, इधर पर रेडियस क्या होगा, और इधर पर रेडियस क्या होगा? ठीक है, इसको हम जोन ले लेते हैं, ये आप 1 1 ले लो, 2 ले लो, ये आप 3 ले लो। क्या होगा यहां पर?
क्या है ये? स्ट्रेट लाइन है ना। स्ट्रेट लाइन का रेडियस क्या होता है? कर्व के पास रेडियस बढ़ेगा, कर्व के पास रेडियस कम होगा। यहां पर क्या स्ट्रेट लाइन का रेडियस इन्फिनिटी होता है, ठीक है। ये फिर से स्ट्रेट लाइन आ गई, ये भी क्या है आपका? इन्फिनिटी है। और यहां पर क्या होगा? यहां पर रेडियस की कुछ वैल्यू होगी जिसको हम ले रहे हैं आर, है ना। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ट्रांजिशन कर्व एक ऐसा कर्व है जहां पर स्ट्रेट लाइन का रेडियस एक सर्टेन वैल्यू पर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। जो हमारा रेडियस का वैल्यू था वो इन्फिनिटी से एक सर्टेन वैल्यू पर आ जाता है। ऐसे कर्व को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन कर्व बोलते हैं। तो यहां पर रेडियस आपका ज्यादा है, यहां पर रेडियस कम होगा, और फिर यहां पर रेडियस फिर से बढ़ जाएगा। इसी को हम बोलते हैं आपका ट्रांजिशन कर्व। क्लियर है ट्रांजिशन कर्व क्या होता है? ठीक है, यही पूछ लिया जाता है कई बार। अब बेसिकली मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है ट्रांजिशन कर्व को प्रोवाइड करने का? टू इंट्रोड्यूस ग्रेजुअली द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बिटवीन द टेंजेंट पॉइंट एंड द बिगिनिंग ऑफ द सर्कुलर कर्व। जो आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, मतलब आप जो सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हो, तो उसको क्या कर पाओ? धीरे धीरे प्रोवाइड कर पाओ। जैसे आपने देखा होगा जब हम कर्व की तरफ जाते हैं तो इस तरीके से आपका जो कर्व है वो मुड़ता है ना, धीरे धीरे ऐसे ऊपर की तरफ जाता है और फिर नीचे आ जाता है। तो आप जो सुपर एलिवेशन है उसको ग्रेजुअली क्या करते हो? इंट्रोड्यूस करते हो, ठीक। सेकंड, आपका जो एक्स्ट्रा वाइडनिंग है उसको भी आप ग्रेजुअली यहां पर इंट्रोड्यूस करा सकते हो। तीसरा क्या है कि आपका कंफर्ट बढ़ जाता है। अगर आप इस तरीके से मुड़ते हो तो हमारे लिए वो कंफर्टेबल नहीं होगा, तो आपके कंफर्ट को भी बढ़ा देता है और जो रोड की सुंदरता को भी बढ़ा देता है। तो ये सारे आपके क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव होते हैं ट्रांजिशन कर्व को प्रोवाइड करने के। ठीक है, तो यही मैं आपको बता रहा था। इन्फिनाइट है, एक सर्टेन वैल्यू पर हम आते हैं। पहले हम स्ट्रेट होते हैं, फिर आपका ट्रांजिशन आता है, फिर हम सर्कुलर हो जाते हैं, फिर ट्रांजिशन आता है और फिर स्ट्रेट हो जाते हैं। इस तरीके से आपका यहाँ पर कर्व बनता है। नेक्स्ट आता है आपका ट्रांजिशन कर्व के कैसे कैसे शेप हो सकते हैं, है ना। तो ट्रांजिशन कर्व का आप स्पाइरल हो सकता है, लेमन स्केट हो सकता है, या फिर क्यूबिक पैराबोला हो सकता है। तीनों याद रखना है आपको। स्पाइरल भी याद रखना है, लेमन स्केट भी याद रखना है, और क्यूबिक पैराबोला भी याद रखना है। आइडियल शेप ऑफ जो ट्रांजिशन कर्व होता है वो आपका स्पाइरल होता है ना। यही पूछा जाता है। अब स्पाइरल ना बोल के कभी कभी आपको क्लोथॉइड बोल देता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। स्पाइरली को क्या बोलते हैं? हम क्लोथॉइड बोलते हैं। तो अगर क्वेश्चन आपको आए व्हाट इज द आइडियल शेप ऑफ द ट्रांजिशन कर्व, और ऑप्शन में आपको स्पाइरल ना मिले, तो आप क्लोथॉइड लगाइएगा। ठीक है, क्लियर है ये? तो आईआरसी रिकमेंड करता है आपका स्पाइरल। ठीक है, IRC recommend spiral as a transition curve because it fulfills the requirement of ideal transition curve। तो आइडियल और IRC दोनों आपके स्पाइरल ही वहां पर होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट एक देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। जो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द रोड या रेडियस ऑफ कर्व। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे आप देख भी लोगे कैसे हम करते हैं। अब अगर हमें लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व को कैलकुलेट करना है तो हमारे पास तीन मेथड होते हैं। ठीक है, अगर हमें लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व पता लगाना है तो हमारे पास तीन मेथड होते हैं। तीनों मेथड से लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व को फाइंड आउट करने के बाद जो भी वैल्यू हमारी मैक्सिमम आती है उस वैल्यू को हम ट्रांजिशन कर्व में प्रोवाइड करते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं? लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व को निकालने के लिए हमारे पास तीन मेथड होती हैं। एज पर रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन, या फिर एम्पेरिकल फॉर्मूला गिवन बाय आईआरसी। ये तीन मेथड है। तीनों मेथड से हम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व को पता लगाएंगे और जो भी वैल्यू आपकी मैक्सिमम आएगी वही आपका लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व होता है। चलें, पहला मेथड हम बात करते हैं एज पर रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। बहुत क्वेश्चन आता है यहां से, काफी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट या ये फॉर्मूला। क्या होता है आपका? एल एस इक्वल्स टू वी क्यूब अपॉन सी आर। ठीक है, याद करने की ट्रिक क्या है? याद रख सकते हो आप, लव कर, है ना, लव कर। ठीक है, एल इक्वल्स टू वी क्यूब अपॉन सी आर, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। अब ये जो वी क्यूब अपॉन सी आर है मीटर पर सेकंड में है। आपको पता है कि अगर आपको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, तो आप मल्टीप्लाई करते हो 0.278 से। 0.278 का क्या कर दो आप, दो आपको क्या मिलेगा? 0.0215। ठीक है, 0.0215।
नहीं लवर नहीं है यहाँ पर, आप लव कर, लवर आएगा एक और, है ना, यहाँ पर आपका लवर नहीं है, लव कर है, LVCR, ठीक है, आगे आएगा लवर भी आएगा, पर यहाँ पर आपका लव कर है, क्लियर है। तो बेसिकली आपका क्या हो जाता है, ये 0.0215 वी क्यूब अपॉन सी आर। कभी कभी क्वेश्चन में हमें सी की वैल्यू नहीं देती है, सी की वैल्यू क्या होती है आपकी, हाँ ये आपका कंफर्ट का केस है, कंफर्ट क्राइटेरिया भी आप इसे बोल सकते हो, ठीक है। तो सी की वैल्यू आपकी क्या, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आपकी वैल्यू होती है 80/75 प्लस वी, ठीक है। तो ये जो आपका वी है यहाँ पर जो आप वी रखते हो ये किलोमीटर पर आवर में रखना आपको, ठीक। तो जो आपको वैल्यू मिलती है वो मीटर पर सेकंड क्यूब में मिलती है, मीटर पर सेकंड क्यूब। रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसको एक और बार चेंज कर दो तो क्या हो जाएगा, सेकंड क्यूब। ये वैल्यू आपकी 0.5 से 0.8 के बीच होती है। कई बार रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन ना बोल के आपको जर्क भी बोल देता है ना, तो आप इसको ऐसे भी याद रखिएगा। वैल्यू आपकी जो है 0.5 से 0.8 के बीच होती है, क्लियर है ये, इसमें कोई डाउट है किसी भी चीज में, इंपॉर्टेंट है। सेकंड फॉर्मूला होता है एज पर रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन, सिंपल है इसमें, अगर रोटेशन अबाउट क्या हो रहा हो, सेंटर हो रहा हो तो NEW/2, और अगर रोटेशन अबाउट एज हो रहा है तो NEW, यानी न्यू से आप याद रख सकते हो, ठीक है। NEW यानी कि न्यू, एन आपकी वैल्यू होती है प्लेन टेरेन के लिए 150, हिली के लिए होती है आपकी 60, क्लियर है ये भी पूछा जाता है, ये भी याद रखेंगे, 150 फॉर प्लेन एंड 60 फॉर हिली टेरेन, ठीक है। W यहाँ पर विड्थ है, W एक्स्ट्रा वाइडनिंग है, ये आपकी रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन है, और अगर अबाउट सेंटर होता है तो इसको बाई 2 कर दो, है ना, आधा इधर आधा इधर, ऐसे याद रख सकते हो। और यहां पर आपका एस पर IRC 2.7 वी स्क्वायर अपॉन आर, या फिर वी स्क्वायर अपॉन आर, तो यहाँ को आप इसको आप लवर से याद रख सकते हो, ठीक है। तो L इक्वल्स टू 2.7 वी स्क्वायर अपॉन आर होता है रोलिंग के लिए, और वी स्क्वायर अपॉन आर होता है हेली के लिए। चलें तो एक क्वेश्चन के फॉर्म में देखेंगे इसको, इसके पहले दो तीन छोटी छोटी चीजें और देख लेते हैं। इसके अलावा आपका होता है शिफ्ट, शिफ्ट का क्या मतलब है, अगर आप कर्व करने के पहले इस पाथ पर जा रहे थे, अब आपका नया पाथ आ गया, जैसे ही आप कर्व पे गए तो जो आपका डिफ्लेक्शन एंगल होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, शिफ्ट, और ये होती है वैल्यू आपकी LS² / 24 × R, ठीक है। चलें इसके बाद आता है आपका कर्व रेजिस्टेंस, ये वैल्यू 2019 में शायद आपसे SSC में पूछा था क्वेश्चन, 2019 नहीं 2021 में, तो ये होता है आपका T - T cos अल्फा, आगे हम देखेंगे फिर से इसको। चलिए क्वेश्चन बताएं जल्दी से, पहले वाले पे ही आता है आपका, है ना, 99% चांसेस है कि फॉर्मूला इस पे आएगा आपका क्वेश्चन, पर जैसे जैसे आपका लेवल ऑफ एग्जामिनेशन कठिन होता जाता है वो इन्हीं सब चीजों पे खेलते हैं, फिर आपका फर्स्ट वैल्यू मैक्सिमम नहीं आती। अगर आप ईएससी या गेट की बात करोगे ना, तो ईएससी और गेट में आपकी जो वैल्यू है वो V³/CR पे मैक्सिमम नहीं आएगी, वो शायद V²/R पे मैक्सिमम आ जाए या NEW वाले पे मैक्सिमम आ जाए। पर अगर हमारा एग्जामिनेशन का लेवल कम है तो फर्स्ट जो हमारा है 0.0215 V³/CR, उस पर आपका आंसर आने के चांसेस 99% होते हैं। चलें तो सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले निकालते हैं एज पर रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन, सॉरी रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। क्या होगा, ठीक है, सी की वैल्यू दी है हमें, सी की वैल्यू हमें नहीं दी है ना, सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्या आएगी, बताएं सी क्या आ रहा है, सी क्या आ रहा है,
0.571। तो ये वैल्यू जो है वो 0.5 से लेकर 0.8 के बीच आती है, तो वही आ रही है, यानी कि सही है 0.571। तो एल एस क्या आ रहा है आपका? 57। 57 तो नहीं आएगा एल एस। अच्छा, ये आप वो बता रहे हो, सी बता रहे हो, ठीक है। कितना आ रहा है ये आपका? 47 है ना, ठीक है। चले, ये हो गया हमारा पहला। सेकंड हम निकाल सकते हैं किसके हिसाब से? रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन। रोटेशन अबाउट क्या है आपका? अबाउट द सेंटर लाइन है। क्या होगा फॉर्मूला एल एस का? एन ई डब्ल्यू बाई टू, ठीक है। एन ई डब्ल्यू बाई टू। एक्स्ट्रा वाइंडिंग छोड़ सकते हो आप यहाँ पर, अगर टाइम नहीं है आपके पास तो, है ना, कोई मतलब नहीं है इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा नहीं तो। एन की वैल्यू यहाँ पर आपको 150 दी है, कि आपको दिया है 0.07, नहीं दिया तो भी हम ले लेंगे, है ना, 0.07। और डब्ल्यू आपको दिया है कितना? 7.5 बाई टू। हाँ, बाई टू करेंगे क्योंकि यहाँ पर रोटेशन अबाउट सेंटर लाइन है। एल एस क्या आएगा? 39.37, ठीक है, बिल्कुल सही बता रहे हैं। लास्ट है हमारा क्या? एस पर आई आर सी। क्या होगा यहाँ फॉर्मूला? 2.7 वी स्क्वायर अपॉन आर होगा, प्लेन या रोलिंग टेरेन है ना। ये हमारा 150 किसके लिए होता है? प्लेन के लिए होता है। तो क्या होगा यहाँ पर? एल एस इक्वल्स टू 2.7 इंटू 65 का स्क्वायर अपॉन 220। क्या आ रहा है? देखिए, मेंस तो ठीक है, मैं बेसिकली इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से आपके 3 कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, है ना। एज पर आईआरसी भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो अगर आता है तो, सुपर एलिवेशन के हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हो और उसके हिसाब से भी कर सकते हो, है ना। 3 तरीके के न्यूमेरिकल आपके यहाँ से बन सकते हो और तीनों हमारा एक ही क्वेश्चन में हो जा रहा है। 51.82। अब मुझे आप बताएं फाइनल आंसर क्या होगा? फाइनल आंसर क्या होगा? कितना आप सुपर एलिवेशन, ये मतलब कितना आप प्रोवाइड करोगे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना क्या है मैक्सिमम, आपने तीनों कैलकुलेट किए हैं तो कौन सा मैक्सिमम है? फिफ्टी वन पॉइंट एट फाइव या 82, जो भी आ रहा है आपका। चलिए, क्लियर है। पर एक्चुअल में मैक्सिमम कंडीशन पर आपका इसी फॉर्मूले पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। एजे एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन थोड़े कम ही बनते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिकल शेप इज नॉट यूज्ड
एज ट्रांजिशन कर्व इन द अलाइनमेंट ऑफ हाईवे। तो ये आपका 2020 में पूछा था, सेमी सर्कल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, लेमन स्केट, क्यूबिक पैराबोला और स्पाइरल। अगर आइडियल बोलता तो क्या होता हमारा, क्लोथॉइड या फिर स्पाइरल। बताएं। If the maximum allowable speed of a vehicle is 20 meter per second, can accelerate at 0.25 meter per second square, then what must be the radius of the circular curve and length of transition curve such that the ratio of centrifugal force on vehicle to its weight is 1/4? देखिए, अब एसएससी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, 2022 के क्वेश्चन मैं आपको नहीं करा रहा हूं। जब हमारा हाईवे कंप्लीट हो जाता है, एक बार आप खुद से आप लगा कर देखिएगा क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, है ना। तो मोस्ट प्रॉब्ली बनने चाहिए क्वेश्चन, तो एक बार वो आप खुद से लगा देखिएगा, इसलिए मैं जानबूझ के आपको 22 के नहीं करा रहा हूँ। और अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के अगर आपने 22 के क्वेश्चन नहीं लगाए हैं, तो डायरेक्टली जाके जो भी आपके 4 शिफ्ट में पेपर हुए थे, आप जाकर उनके पेपर को अटेम्प्ट करेंगे, तो आपको बेटर आपका जो प्रिपरेशन है उसका लेवल पता चलेगा। चलिए, यहाँ पर क्या बताया हमें, सेंट्रिफिकल क्या क्या रेशियो दिया है आपको, P/W दिया है हमें। क्या होता है ये P/W? P/W क्या होता है हमारा, P/W क्या होता है? इम्पैक्ट फैक्टर। इम्पैक्ट फैक्टर किसके बराबर होता है? यही होता है क्या? ये आपको 1/4 इक्वल्स टू पी आपको दिया है कितना, 20 का स्क्वायर अपॉन 9.81, 10 ले लो, यहाँ पर बोला है क्वेश्चन में हमें 10 लेने को, इंटू आर। आर कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से, क्या आएगा, आर क्या आएगा, बताएं आर क्या आ रहा है? 160 आ रहा है। ठीक है, अब आपको निकालना है क्या, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, LS। क्या होगा लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, 0.0215 वी क्यूब अपॉन सी आर। ये होगा क्या, ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है क्या सही लिखा है? तो ये फॉर्मूला मैंने जो लिखा है वो गलत लिखा है। क्यों गलत लिखा है, क्योंकि यहाँ पर आपको वेलोसिटी जो दी है वो सीधे सीधे किस में दी है, मीटर पर सेकंड में दी है। तो 20 का क्यूब डिवाइडेड बाय सी, सी कितना दिया हमें 0.25 इंटू आर कितना दिया हमें 160, एल कितना आ रहा है। खैर इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, सीधे आपको ऑप्शन नंबर ए जो था वो सही हो जाता, है ना। लेकिन फिर भी आप बता दीजिए एल कितना आ रहा है। ठीक है, अच्छा दो ऑप्शन है आपके पास, करना पड़ता हमें, है ना। ये भी 160 और ये भी 160 है, तो अच्छा क्वेश्चन एसएससी ने फ्रेम किया था यहाँ पर, है ना। पूरा ही आपसे सॉल्व करवाना चाहता था, हाँ, पूरा ही सॉल्व करना पड़ता आपको। हाँ, आपकी मीटर पर सेकंड क्यूब ही होती है।
रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन है ना वो, तो मीटर पर सेकंड क्यूब होना चाहिए था, है ना। इसको ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता था इस पे। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, ये वैसे सी होना नहीं चाहिए आपका, सही बोल रहे हैं आप। सी आप निकाल सकते हो, क्या आएगा वैसे सी, 80/75 प्लस बी, तो आप रख दो किसमें, किलोमीटर पर आवर में, तो 20 × 18/5, 4 8 जा, ये हो जाती है आपकी 72। 80/75 प्लस 72 कितना आ रहा है आंसर, बताएं कितना आ रहा है टी की वैल्यू। 0.54, यहाँ पर 0.54 रख के देखें आंसर क्या आ रहा है। बाई 2 हो गया ना ये, बाई 2 ही हो गया ना लगभग लगभग, अभी हमारा 0.25 था, 0.5 हो गया, तो ये हो गया आपका बाई 2 ही हो गया लगभग, तो 100 हो जाएगा फिर तो, है ना। 100 हो जाएगा, ऑप्शन में भी नहीं है। क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है ना। वैसे आंसर की मैं आपका ऑप्शन ए माना था आंसर, यहाँ पर सीट की वैल्यू डायरेक्ट यही रख ली थी, पर इसको आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो, ठीक है। लगाया नहीं होगा किसी ने, ज्यादातर लोगों ने ऐसे ही सॉल्व कर लिया होगा, सभी के आंसर सही आ रहे होंगे, तो ऑब्जेक्शन लगाया नहीं होगा। Which of the following curves fulfills the requirement of an ideal transition curve in horizontal alignment of the highway? For such curve, radius is inversely proportional to the length and centrifugal acceleration is uniform throughout the length. बताएं। वैसे ऐसे क्वेश्चन छोड़ने में ही फायदा है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना, तो मतलब भी नहीं है सॉल्व करने का, वायरल होगा इसका आंसर आपका। The length of transition curve is governed by, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन इज गवर्न बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन, क्या होगा इसका आंसर। सी होगा ना, क्यों होगा सी, क्योंकि जब हम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व कैलकुलेट करते हैं तो एक फॉर्मूले में हमारा सुपर एलिवेशन भी आता है और एक फॉर्मूले में आपका रेडियल एक्सेलरेशन भी आता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन, है ना, तो इसलिए आपका दोनों ऑप्शन जो होंगे वो सही होंगे। बताएं। द मैक्सिमम सुपर एलिवेशन टू बी प्रोवाइडेड ऑन अ रोड कर्व इज 1 in 15 if the rate of change of super elevation is specified as 1 in 120 and the road width is 10 meter, the minimum length of transition curve on either end will be। क्या होगा इसका फॉर्मूला, क्या लगाएंगे यहाँ पर।
क्या रहे 80 मीटर। बताओ क्या होगा इसका आंसर, है ना, क्लियर है नहीं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, सिंपल फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन था ये। Which of the following is correct relationship between intermediate side distance, stopping side distance? Which of the one of the following expression gives intermediate side distance as per IRC standard? क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ट्वाइस ऑफ एस एच। देख रहा हो कितनी बार ये थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा हुआ है। What is the minimum length of transition curve for a design speed of 80 in a horizontal curve of 240 meter radius? बताएं। सेम है, पहले क्या करोगे आप, सी कैलकुलेट करो। लगभग लगभग 0.5 आएगा, देख के ही समझ में आ रहा है ना। लगभग लगभग क्या होगा इसमें। इसमें बाकी केस कैसे चेक करोगे भाई, बताओ। कैसे चेक करें, इसमें स्पीड कहाँ दी है हमें, बिना स्पीड के आईआरसी वाला फॉर्मूला भी नहीं लगेगा, और आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन वाला भी नहीं लगेगा, कैसे चेक करेंगे। अच्छा, इसमें करना कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। पहला आप इसी से चेक करो, ठीक है, पहले आप इसी से करो चेक। अगर आंसर मिल जाता है तो लगा के आगे बढ़ो, नहीं मिलता है तो जूझना है, ठीक है। आंसर मिल जाता है तो फिर जूझने की जरूरत क्या है, क्योंकि अगर हम, बहुत रेयर चांस है कि आपसे और आगे वो करवाना चाह रहा हूँ किसी भी ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में, है ना। क्या हो जाएगा ये, 0.0215 इंटू 80 का क्यूब अपॉन 0.5 इंटू, ये आपका 0.51 कुछ आएगा इंटू आर। क्या आ रहा है ये आंसर, बताएं इसका। एल एस की वैल्यू क्या आ रही है। देखिए अगर हमारे हाथ में कैलकुलेटर है तो तीनों से करने में कोई हमें टाइम नहीं लगने वाला, तो इसमें आईआरसी आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैलकुलेटर है तो 2.7 इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर ही करना है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन अगर एसएससी वगैरह में आता है तो फिर समस्या हो सकती है। बताएं क्या होगा इसका आंसर। जल्दी बताएं। 89 आ रहा है, तो फिर आप इससे भी कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें। 2.7, 80 का स्क्वायर इंटू आर, यानी कि 240। इससे क्या आ रहा है, इससे क्या आ रहा है बताएं। 72। फिर आपका आंसर क्या होगा, 72 होगा, ठीक है। मेथड लगाने पड़ सकते हैं, ये ऐसी का क्वेश्चन है इसलिए लगाने पड़े, अगर कोई छोटा एग्जामिनेशन होगा तो ऐसे नहीं।
अब देखो, आपने यहाँ तक सॉल्व कर लिया, अगर एसएससी जेईई में ये क्वेश्चन आता है और आपने यहाँ तक सॉल्व कर लिया है, तो फिर क्या कर सकते हैं हम? फिर आपको पता है कि इसके आसपास का आंसर लगा के हम आगे बढ़ सकते हैं। बहुत ज्यादा वेरिएशन तो नहीं आएगा, थोड़ा 10-15 मीटर का ही वेरिएशन आएगा। तो नियरेस्ट ऑप्शन 72 था, आप लगा सकते थे, है ना, अगर टाइम नहीं है तो। कौन सी लेंथ? हाँ लेंगे तो मैक्सिमम, पर ऑप्शन कहाँ है हमारे पास? हमारे पास ऑप्शन नहीं है ना कि हम मैक्सिमम ले पाए यहाँ पर। बिल्कुल मैक्सिमम लेंथ लेंगे, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं है हमारे पास मैक्सिमम लेने का। फुल अमाउंट ऑफ सुपर एलिवेशन ऑन अ हॉरिजॉन्टल कर्व इज प्रोवाइडेड एट द। ठीक है, तो उम्मीद भगवान से मनाइए कि ये क्वेश्चन ना ही आए ऐसे, तो ही बेटर है। आ सकता है ना। मेंस में आपका हाईवे का वेटेज ज्यादा होना चाहिए इस बार, उम्मीद है, क्योंकि अगर ईएससी और गेट का पैटर्न फॉलो किया जाएगा, ईएससी और गेट में काफी अच्छे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। इजी सब्जेक्ट है ना, और आते हैं तो ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। सॉइल और आपका हाईवे काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। फुल अमाउंट ऑफ सुपर एलिवेशन ऑन अ हॉरिजॉन्टल कर्व इज प्रोवाइडेड एट द। कहाँ प्रोवाइड करेंगे? ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर आप यहाँ पे देखो तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाओगे, तो यहीं पे देख लो वैसे। हाईवे का वेटेज बढ़ा है, हाईवे एनवायरमेंट दोनों का वेटेज बढ़ा है, हाईवे एनवायरमेंट इरिगेशन तीनों का वेटेज बढ़ा है। ठीक है, तो जहां पर आपका, क्योंकि यहां से हम ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करना शुरू करते हैं सुपर एलिवेशन को, तो फुल अमाउंट कहां तक पहुंच जाता है? जब तक हमारा कर्व जो है वो एंड होता है, तो एंड ऑफ द ट्रांजिशन कर्व पे हमें फुल अमाउंट ऑफ सुपर एलिवेशन मिल जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये एसएससी में भी आया है क्वेश्चन, ईएससी में भी आया है, फिर से भी आ सकता है। आर इज रेडियस ऑफ द कर्व एंड शिफ्ट ऑफ कर्व। अब देखो, यहाँ पर जब ईएससी ने क्वेश्चन पूछा था तो उसने फॉर्मूले पे पूछा है, लेकिन एसएससी ने यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है उसने ये आपसे शिफ्ट निकलवाया है ना, लेंथ ऑफ कर्व देके और रेडियस देके आपसे शिफ्ट निकलवाया है एसएससी ने। तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। शिफ्ट क्या होता है? एल एस स्क्वायर अपॉन 24 इंटू आर। द रेशियो बिटवीन द एडॉप्टेड साइंटिफिकल रेशियोज फॉर रोड एंड रेलवे इज। बताएं। द रेशियो बिटवीन द एडॉप्टेड साइंटिफिकल रेशियोज फॉर रोड एंड रेलवे इज। बता सकते हैं? सेंट्रिफिकल रेशियो आपका क्या होता है? पी अपॉन डब्ल्यू ही बोल सकते हो आप यहाँ पर। क्या होगा? ये इम्पैक्ट फैक्टर की बात हो रही है। 1/4 होता है आपका किस पे? हाईवे में। और जो आपका रेलवे है वहां पर होता है आपका 1/8। अगर आप इसका रेशियो निकालोगे तो क्या आएगा? 2:1। नंबर सी। सेटबैक डिस्टेंस नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, है ना। इससे क्वेश्चन कम बनते हैं आपके, ज्यादातर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके गेट के लिए, गेट पे काफी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। अब सेटबैक डिस्टेंस होता क्या है ये समझना चाहें अगर आप, तो ये वो डिस्टेंस होता है जो आप, अगर आप मान लीजिए इनर, है ना,
और यहाँ पर आप आउटर एज, यानी जब आपका कर्व शुरू हो रहा है तो इधर से इधर के जो आप ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, है ना, तो ये आपका जो लाइन ऑफ साइट है, उस लाइन ऑफ साइट से सेंटर तक का जो डिस्टेंस है, इसे ही हम बोलते हैं आपका सेटबैक डिस्टेंस। तो सेटबैक डिस्टेंस इज द डिस्टेंस रिक्वायर्ड फॉर द सेंटर लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व टू एन ऑब्स्ट्रक्शन ऑन द इनर साइड ऑफ द कर्व टू प्रोवाइड एडिक्वेट साइड डिस्टेंस टू अ हॉरिजॉन्टल कर्व। तो जब भी आप कोई कर्व बनाते हैं तो आपको ये बात ध्यान पे रखनी होती है कि अगर इस साइड से कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तो आपको कम से कम इतनी दूरी से दिख जाए ताकि आपको कोई कोलिजन के चांसेस ना हो। तो ये आपको इतना डिस्टेंस प्रोवाइड करना होता है ताकि जब आप अंदर घुस रहे हो तो यहाँ पे भी जो दूसरा व्हीकल अंदर आ रहा है उसको आप देख पाओ। ये जो सेंटर लाइन से जो आपका डिस्टेंस होता है उसी को हम बोलते हैं आपका सेटबैक डिस्टेंस। क्लियर है? क्लियर है? क्या है ये आपका सेटबैक डिस्टेंस? तो ये आपका व्हीकल है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये उनकी लाइन ऑफ, मतलब उनका लाइन ऑफ साइट है, और सेंटर से लेकर इनके लाइन ऑफ साइट के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम सेटबैक बोलते हैं और डिनोट करते हैं आपके एम से। डिपेंड करता है आपका रेडियस ऑफ कर्व, साइड डिस्टेंस और आपके लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व पे। ठीक है, तो यहां पर आपके दो केस बनते हैं। पहला केस बनता है कि जब आपका जो लेंथ ऑफ कर्व है वो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस से ज्यादा है, एलसी इज ग्रेटर देन एसएचडी। सेकंड केस बनता है जब आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जो है वो लेंथ ऑफ कर्व से ज्यादा है। वो केस से क्वेश्चन नहीं आते, इसी केस से आपके क्वेश्चन आ सकता है, मतलब वैसे तो यहां से भी नहीं आता है लेकिन अगर आएगा भी तो इन्हीं केसेस से आएगा। पहला होता है आपका फॉर सिंगल लेन, है ना, अब इसको डिराइव अभी हम नहीं करेंगे, सीधे सीधे आप फॉर्मूला याद रख सकते हो। ये आपका एम जो होता है वो होता है आर माइनस आर कॉस अल्फा बाई 2, और अल्फा बाई 2 क्या होगा आपका, ये सिंगल लेन रोड की हम बात कर रहे हैं। अल्फा बाई 2 होता है आपका एस अपॉन 2 आर, आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, आर्क क्या होगा, टोटल अगर हमारी आर्क एस है, आर्क का आधा क्या हो जाएगा एस बाई 2, और रेडियस हमारा आर ही है तो एस अपॉन 2 आर हो गया। अब इसके बाद क्या करना है आपको, थीटा निकाल लिया आपने, ठीक है, थीटा निकाल लिया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट कर देना है किसमें, आपको रेडियन में, सॉरी इसको कन्वर्ट कर देना आपको एंगल में, तो 180 अपॉन पाई से आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर है? ये हो गया आपका अल्फा बाई 2, इधर पे पुट करिए और एम की वैल्यू को आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, बताएं, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? इसके बाद सेकंड केस आता है आपका टू लेन रोड के लिए। टू लेन रोड के लिए आपको क्या करना है, जहां जहां आपका आर था वहां वहां पे आपको माइनस डी कर देना है। तो आर माइनस डी माइनस आर माइनस डी कॉस अल्फा बाई 2, और अल्फा बाई 2 भी क्या हो जाएगा एस अपॉन 2 आर माइनस डी इंटू 180 अपॉन पाई। ठीक है, क्लियर है? अब यहां पर ना, यहां से खेलता है बेसिकली, जब आप गेट या एसी की बात करोगे तो वहां पर यहां पे खेलता है आपसे। अगर आपका सेंटर ऑफ बोथ लेन से पूछता है तो जो भी आपने एम निकाला ना उस पर आप कर दो प्लस डी, तो आपका आ जाता है सेंटर ऑफ बोथ लेन। सेंटर ऑफ इनर एज पूछा है, ठीक है, ये जो आपका इनर एज है इसके सेंटर से पूछा है, तो बेसिकली ये हो जाता है आपका, ये जो आपका डी है आपने यहां से निकाला, ये डी डी डिस्टेंस आप इसमें माइनस कर दोगे। ठीक, और अगर आपसे सेंटर ऑफ आउटर एज पूछा है तो आपने सेंटर ऑफ एज से निकाला, उसमें आप ये डी और डी यानी 2D आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो सेंटर ऑफ द आउटर एज आपका आ जाता है। इस तरीके से इसको किया जाता है। ठीक है, डी की वैल्यू जनरली जो आपकी होती है वो 1.785 के बराबर होती है। डी की जो वैल्यू होती है वो आपकी 1.785 के बराबर होती है। ठीक है, जनरली क्वेश्चन नहीं बनता है यहाँ पे। अगर आपकी किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब हुई तो फिर क्वेश्चन आपका यहाँ से बन भी सकता है। चले, इसके बाद आता है आपका वर्टिकल अलाइनमेंट, है ना। अभी आप हमारे जो लाखरी के टॉपिक है एजे एग्जामिनेशन में अभी यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बने, गेट में भी उतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, जनरल बिल्कुल छोटे छोटे से क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो जल्दी से इसको हम कवर कर लेते हैं। तो वर्टिकल अलाइनमेंट की अगर बात करें तो यानी कि हम यहाँ पर वर्टिकल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। वर्टिकल अलाइनमेंट यानी कि हम क्या कर रहे हैं, आपके वर्टिकल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। अब वर्टिकल डायरेक्शन में या तो आप ऊपर की तरफ जा सकते हो, है ना, आपका ग्रेडियंट ऊपर की तरफ जा सकता है रोड का, या नीचे की तरफ जा सकता है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि अप ग्रेडियंट और डाउन ग्रेडियंट साथ में आ रहे हो, डाउन ग्रेडियंट और अप ग्रेडियंट साथ में आ रहे हो, है ना, ये कंडीशन हमारी पॉसिबल है। तो अगर अप ग्रेडियंट और डाउन ग्रेडियंट आते हैं यानी इस तरीके से कर्व बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपका उसको हम बोलते हैं आपका सैक कर्व, सॉरी उसको हम बोलते हैं आपका समिट कर्व, है ना। इस तरीके से जो कर्व बनता है उसको हम बोलते हैं समिट कर्व, और अगर इस तरीके से कर्व बन रहा है नीचे की तरफ जा रहा है तो उसको हम बोलते हैं वैली कर्व। ठीक है, तो अलाइनमेंट ऑफ द रोड कंसिस्ट ऑफ ग्रेडियंट। बेसिकली जो पहला यहाँ पर डाउट आता है हमें वो ग्रेडियंट और
स्लोप पे आपको डाउट नहीं रखना है। लेंथ के अलॉन्ग जो आपका ऊपर या नीचे आप जा रहे हो इसको हम ग्रेडियंट बोलते हैं। विड्थ के अलॉन्ग जो आप ऊपर या नीचे जा रहे हो उसको हम क्रॉस स्लोप या फिर कैम्बर बोलते हैं, है ना। तो ये पहली चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। यहाँ पर हम पूरी बात करेंगे आपकी ग्रेडियंट के बारे में। तो वर्टिकल अलाइनमेंट इज यूजुअली डाउन एज प्रोफाइल विच इज ग्राफ विथ एलिवेशन एज वर्टिकल एक्सिस। तो बाकी आपको समझ में आ ही जाता है ना। यहाँ पर जो चीज इंपॉर्टेंट है वो हम देखते हैं। यहाँ पर हमारे लिए जो ग्रेडियंट है वो तीन तरीके के ग्रेडियंट इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। ग्रेडियंट होता क्या है आपका, रेट ऑफ राइज और फॉल, किस तेजी से आप ऊपर या नीचे की तरफ जा रहे हैं, वही होता है आपका ग्रेडियंट। ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा। इसके पहले हम थोड़ा सा टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट समझते हैं। पहला होता है हमारा रूलिंग ग्रेडियंट। तो मान लीजिए अगर आप इंजीनियर हैं तो जो ग्रेडियंट आप प्रोवाइड करना चाहते हो किसी भी पर्टिकुलर रोड में फॉर इफेक्टिव ड्रेनेज कंडीशंस और बाकी सारी कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए, उसको हम बोलते हैं रूलिंग ग्रेडियंट। The ruling gradient or the design gradient is the maximum gradient with which can the designer attempt to design the vertical profile of the road. It depends on terrain, length of grade, speed, pulling power, vehicle and presence of horizontal curve. In flatter terrain, it may be possible to provide flat gradient, but on hilly terrain, it is not economical, sometimes not possible. तो सिंपल, जो ग्रेडियंट आपका वहां पर इंजीनियर प्रोवाइड करना चाहता है वो ग्रेडियंट होता है आपका रूलिंग ग्रेडियंट। बट अंडर सर्टेन कंडीशंस रूलिंग ग्रेडियंट जो होता है वो प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं होता है। कुछ कंडीशंस में क्या होता है, जो आपका रूलिंग ग्रेडियंट होता है वो प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं होता है। मान लीजिए आपकी जो रोड है, मतलब जो आपका टेरेन है वहां का, वो इस तरीके से है, ठीक है, पर आपका जो रूलिंग ग्रेडियंट आ रहा है वो इस तरीके से है, इतना है। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, कटिंग करनी पड़ेगी। ये आपको क्या करना पड़ेगा, इतना एरिया आप जो भी आ रहा है आपका, इसको कट करना पड़ेगा। वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, कॉस्टली हो जाएगा। ठीक, सेकंड कंडीशन बन सकती है कि आपका जो ग्रेडियंट है वो इस तरीके से हो सकता है ना। तो यहां पर फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा, तो वो भी हमारे लिए अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। तो कुछ कंडीशंस पे जहां पर हम रूलिंग ग्रेडियंट प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि रूलिंग ग्रेडियंट हमारे लिए क्या हो पा रहा है, कॉस्टली हो जाता है, उस कंडीशन पर हम लिमिटिंग ग्रेडियंट को प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है। देन लास्ट होता है आपका एक्सेप्शनल ग्रेडियंट। जब आप कोई माउंटेन वगैरह पर रोड को डिजाइन करते हो तो उस कंडीशन पर हमें बहुत ज्यादा ग्रेडियंट प्रोवाइड करना है, व्हीकल पावर से कम। हाँ, वो आपका मेनली जो ये वाला जो आप पॉइंट बोल रहे हो ना, ये आपका रेलवे में ज्यादा आता है ना। व्हीकल पावर को ट्रेन के उस पर हम डिपेंड करता है वो, वहां पर आप इसको ज्यादा अच्छे से समझते हो। यहाँ पर बेसिक ही आता है आपका, है ना, व्हीकल व्हीकल में मजबूती अभी आप। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एक्सेप्शनल ग्रेडियंट की, तो एक्सेप्शनल ग्रेडियंट जब आपको बहुत ज्यादा ग्रेडियंट प्रोवाइड करना पड़े, नहीं तो आप चढ़ ही नहीं पाओगे उस रोड पे, तो उस कंडीशन पर हम एक्सेप्शनल ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं। ग्रेडियंट काफी ज्यादा होता है, इसलिए 100 मीटर के स्ट्रेच तक ही आप इसको एक बार में प्रोवाइड करते हो, उससे ज्यादा में आप इससे ग्रेडियंट को प्रोवाइड नहीं करते हो। तो ये आप यहाँ पर याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये वैल्यूज हैं जो आप याद रख सकते हो, इसमें भी आप टेक्स्ट से इसको याद रख सकते हो। सबसे पहले आपका प्लेन, दूसरा है रोलिंग और तीसरा आपका हिली। तीसरा आपका हिली और उसके बाद स्टीप है। तो अगर प्लेन की हम बात करें तो रूलिंग ग्रेडियंट जो होता है वो 1/30 होता है, लिमिटिंग 1/50 और 1/15। तो पहले हमने -10 किया, फिर -5 किया, ठीक। फिर अगर हम बात करें रोलिंग ग्रेडियंट की, रूलिंग ग्रेडियंट फॉर रोलिंग टेरेन, तो 1/30, 1/20, 1/50 सेम है। अगर हम हिली की बात करते हैं तो यहां पर ये आपका 50% रिड्यूस हो गया, तो 1/20, फिर ये आपका 1/16.7 और ये आपका 1/14.3। इस पे आप +1 करोगे तो आपको स्टीप मिल जाएगा। क्वेश्चन में हम और अच्छे से इसको देख लेंगे। फिर एक होता है आपका मिनिमम ग्रेडियंट। मिनिमम ग्रेडियंट वो ग्रेडियंट होता है कि जितना आपको प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। जैसे हम मिनिमम कैम्बर देख रहे थे या मिनिमम सुपर एलिवेशन देख रहे थे कि मतलब उतना तो हमें प्रोवाइड करना ही पड़ता है। उसी तरीके से मिनिमम ग्रेडियंट होता है जो तो आपको प्रोवाइड करना ही पड़ता है ताकि पानी जो है वो रोड में ना जमे। अगर ये आप मिनिमम ग्रेडियंट प्रोवाइड नहीं करोगे तो पानी जो है वो रोड पे जमने लगेगा और वो हमारे लिए खराब होगा। तो इसलिए हम मिनिमम ग्रेडियंट हमको प्रोवाइड करना ही पड़ता है। अगर आपकी कंक्रीट ड्रेन है जहां पर, हाँ, मिनिमम ग्रेडियंट इज द ग्रेडियंट विच इज प्रोवाइडेड फॉर इफेक्टिव ड्रेनेज ऑफ द रोड। अगर आपने मिनिमम ग्रेडियंट प्रोवाइड नहीं किया रोड में तो पानी वहां पर जमने लगेगा। तो 1/500 होता है फॉर कॉन्क्रीट एंड 1/200 होता है फॉर ओपन सॉइल ड्रेन्स और फाउंड टू गिव सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस। जो आपकी कच्ची रोड होती है वहां पर 1/100, इंफीरियर रोड में 1/200, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कर्व रेजिस्टेंस। तो जब भी आपका व्हेन अ व्हीकल इज नेगोशिएटिंग हॉरिजॉन्टल कर्व द फ्रंट व्हील बाय द ड्राइवर एंड हॉर्न
only the component of the thrust available to negotiate the curve. This reduction in thrust is called curve resistance. क्या होता है कि जैसे ही आप स्टेयरिंग व्हील को मोड़ते हो तो आपको पता होता है कि आपकी जो गाड़ी है उसका क्या, वो थोड़ी सी क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। तो ये जो आपका मोड़ते वक्त जो आपको रेजिस्टेंस फील होता है आपकी गाड़ी के पावर में, उसी को हम क्या बोलते हैं, आपका कर्व रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो किसके बराबर होता है आपका, टी माइनस टी कॉस थीटा के बराबर। जी 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 जी, वही तो बता रहा हूं मैं आपको। देखें, ये मान लीजिए आपकी रोड है ना, साइड से प्रोफाइल, साइड प्रोफाइल देख रहे हैं अभी हम इस तरीके से। तो साइड प्रोफाइल भी आप देखोगे तो या तो ये इस तरीके की हो सकती है रोड, या तो फिर इस तरीके की हो सकती है। तो ये आपका ग्रेडियंट है। लेकिन जब आप इसको सामने इस तरीके से देख रहे हो, ये आप रोटेट कर रहे हो, तो वो आपका कैम्बर हो जाता है। तो क्रॉस में जब आप देखते हो तो वो कैम्बर होता है, और जब आप इसको लेंथ के अलॉन्ग देखते हो तो वो आपका ग्रेडियंट होता है। ठीक है, दोनों प्रोवाइड करना पड़ता है। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ग्रेड कंपनसेशन। तो कभी कई बार आपको क्या करना पड़ता है, आपका जो ग्रेड है, जो आपका ग्रेडियंट है, उसको कम करना पड़ता है। वो कम करने की जो प्रक्रिया है उसी को हम बोलते हैं ग्रेड कंपनसेशन। दो फॉर्मूले होते हैं आपके, एक 30 प्लस आर बाय आर और एक आपका 75 बाय आर। 30 प्लस आर बाय आर और आपका 75 बाय आर, इनमें से जो भी मिनिमम वैल्यू होती है वो आप प्रोवाइड करते हो। अब कई बार हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि वहां लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व में मैक्सिमम लेते हैं, ग्रेड कंपोजिशन में मैक्सिमम लेते हैं कि मिनिमम लेते हैं, भूल सकते हो। तो कैसे याद रख सकते हो, यहाँ पर देखो आखिरी में आता है एन और मिनिमम के भी आखिरी में आता है एन। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो कि जब हम ग्रेड कंपनसेशन की बात करते हैं तो मिनिमम वैल्यू को लेते हैं। तो 30 प्लस आर बाय आर और 75 बाय आर में से जो भी मिनिमम वैल्यू आती है वो आपका ग्रेड कंपनसेशन होता है। और अगर आपका ग्रेडियंट जो है वो 4% से कम है पहले से ही, तो वहां पर ग्रेड कंपनसेशन की रिक्वायरमेंट हमें नहीं होती है। जो आपका ग्रेडियंट है वो अगर 4% से कम है तो वहां पर ग्रेड कंपनसेशन नहीं करना है। और अगर मान लीजिए ग्रेड कंपनसेशन करने के बाद आपकी वैल्यू 4% से कम हो जा रही है, तो उस कंडीशन पर भी जो रिस्ट्रिक्ट कर देना है वैल्यू को, वो 4% पर कर देना है। कैसे, एग्जाम्पल के तौर पर समझिए। अगर आपको ग्रेडियंट जो है वो मान लीजिए 3.5% दिया है, तो यहां पर आप ग्रेड को कंपनसेट नहीं करोगे, यही आपका फाइनल ग्रेडियंट होगा। मान लीजिए आपको ग्रेडियंट दिया है कितना, ग्रेडियंट आपको दिया है 7%, और आपका जो ग्रेड कंपनसेशन आ रहा है वो आ रहा है मान लीजिए 4%। तो 7 - 4 करेंगे, आपका कंपनसेटेड ग्रेडियंट कितना हो जाएगा, 3%। पर ये जो वैल्यू है ये कभी भी आपकी 4 से कम नहीं हो सकती। तो उस कंडीशन पर आपका जो कंपनसेटेड ग्रेडियंट होगा वो 4% हो जाएगा, है ना। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको याद रखना है। क्लियर है, बताएं, क्लियर है। चलिए, क्या आगे अभी करना है या फिर हम नेक्स्ट क्लास में, थोड़ा सा बचा है वो भी नेक्स्ट क्लास में भी कर सकते हैं, जैसा आप बोलो। तो इसमें हमारा आप समिट कर्व और वैली कर्व बचता है, और फिर हम उसके रिगार्डिंग 20 क्वेश्चन अप्रॉक्स है। तो अगर आप बोलो तो हम कल कंटिन्यू कर सकते हैं, या आप बोलो तो हम कंटिन्यू भी कर सकते हैं, जैसा आप बोलो। बताएं जल्दी, क्या चाहते हैं। बहुमत बनाए ना, एक एक अलग अलग चीजें बोलोगे तो कैसे चलेगा। ये कल ही करते हैं, है ना। अभी क्योंकि बचा हुआ है, जल्दी जल्दी करेंगे तो कोई मतलब भी नहीं है। तो वैसे तो ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, हाफ आवर और लगेगा हमें, है ना। उसके बाद फिर नेक्स्ट सेशन में ही हम आपका ट्रैफिक इंजीनियरिंग भी शुरू कर लेंगे, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि आपका फ्राइडे के पहले हम इसको कवर कर लें। आज ट्यूसडे, आपका वेडनेसडे, थर्सडे, है ना। तो फ्राइडे के पहले हर हाल में आपका जो हाईवे है वो
चलिए, कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। अगले सेशन में हम आपका जो हॉरिजॉन्टल यानी वर्टिकल अलाइनमेंट के आपके हॉरिजॉन्टल और सॉरी आपका समिट और जो वैली कर्व बचा है वो हम कवर कर लेंगे। चलिए, अगर कोई क्वेरी या कोई डाउट नहीं है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल आप चले जाइए, कल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर द टाइम, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे, कीप स्माइलिंग, स्टे मोटिवेटेड। कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी है तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी, एंड गुड नाइट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।